नमस्कार, न्यूज सर्कल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। वोट चोरी को लेके पूरे देश भर में या कहें उत्तर प्रदेश में अब सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। 2027 का चुनाव होना है जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जो बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि वो लोग वोट चोरी करते हैं। आखिर ये मुद्दा है क्या और इस मुद्दे की गहनता को हम चर्चा करेंगे। इस पर हमारे साथ आज दो मेहमान हैं इसके लिए। सपा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज सर्कल में। और भाजपा से पूर्व महानगर अध्यक्ष करुणेश नंदन गर्ग हैं। सर, आपका भी न्यूज सर्कल में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। विपिन जी, सबसे पहले तो यही सवाल है कि हम वोट चोरी का आरोप जो लोग आप लोग लगा रहे हैं, वोट चोरी की सत्यता क्या है? क्या वोट चोरी संभव है? देखिए, जब किसी पे आरोप लगाए जाते हैं तो प्रमाणिकता के आधार पे लगाए जाते हैं और हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता जो कह रहे हैं तो सत्य है कि वोट चोरी हुई है जी। और हम तो कह रहे हैं कि देश का जो प्रधान सेवक है वो वोट चोरी से ही अपने पद पे बना हुआ है। और क्योंकि बिहार के आंकड़ों ने साबित भी कर दिया है, आपने देखा है कि वोटर लिस्ट में और कितनी चोरियां हुई हैं, कैसे कितने को मरा दिखा दिया, कितने जिंदे हैं कितने दिखा दिया। यही सबसे बड़ी वोट चोरी है। और ईवीएम को लेकर हम लोग हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। जो चीज़ सॉफ्टवेयर हैक किया जा सकता है, चेंजेस किया जा सकता है, तो वोट चोरी की नहीं जा सकती। और अब ये आते आते साबित होने लगा है कि जो भी इन्होंने सत्ता हत्याई है वोट चोरी के दम पे हत्याई और ये वोट चोर है। करुणेश जी, बड़ा आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि विपिन जी तो ये कह रहे हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो वोट चोरी कर रहे हैं। आप जरा ये बताइएगा इनको या हमारे दर्शकों को कि क्या वोट चोरी संभव है? देखिए, लोकतंत्र के अंदर वोट चोरी करना बिल्कुल नामुमकिन है जी। और यदि वोट चोरी करना संभव होता तो कांग्रेस सत्ता से वापस नहीं जाती जी। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता से नहीं हटती जी। हमें ध्यान है कि जिस तरीके से सपा के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में बूथ कैप्चरिंग होती थी, वोटों के बक्से लूट लिए जाते थे, और जिस तरीके से आरोप ये आज हमारे ऊपर लगा रहे हैं, इसका मतलब इनको पता है कि वोट चोरी हो सकती है। तो ये इनको पता होगा कि वही वोट चोरी कैसे होती है। हाँ, हम जो सत्ता में आते हैं या हमें जो जन समर्थन मिलता है वो हमारे काम के आधार पर मिलता है। हमारे प्रधान सेवक जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के आधार पर जनता हमको वोट देती है। अगर वोट चोरी संभव होता तो अयोध्या में अब देश कैसे जीत जाते, तो जहां जहां पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार कैसे बन जाती, बिहार में नीतीश की सरकार कैसे बन जाती जी। और अगर वोट चोरी संभव होता तो मुझे ये बताइए, जो सत्ताओं का परिवर्तन होता है वो कैसे संभव है? ये निराधार है, बिल्कुल निराधार है। एक कहावत हमने भी सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जी। तो इसमें जो जनता ने इनको नकार दिया, इनकी झूठे वादों को नकार दिया, इनके झूठी जो इन्होंने सत्ता में जिस तरीके से धांधलेबाजियां की हैं, उनको जनता के सामने जब वो ये एक्सपोज हुए और इनको नकार दिया, तो अब ये एक नया शगुफा निकाल कर लाए हैं कि वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। विपिन जी, करुणेश जी ये कह रहे हैं कि साहब आप लोग जब थे तो बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी जब आपकी सरकार हुआ करती थी। अब आप ये नया सिगुफा लेके आए हैं वोट चोरी। देखिए, वोट चोरी तो हो रही है जब से बीजेपी सत्ता में आई है 2014 से। उससे पहले किसी ने इस चीज पे सोचा भी नहीं था। ईमानदार राजनीति थी, ईमानदार पॉलिटिक्स थी। आइए, हम पे आरोप लगा रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग लोकल स्तर पे माफिया लोग करते थे। माफिया से हमारा कोई ताल्लुक या संबंध है नहीं। बूथ कैप्चरिंग अलग चीज है और वोट चोरी अलग चीज है। आप सॉफ्टवेयर के दम पे आंकड़ों को तब्दील करके बदल के आप मेरठ का ही देख लीजिए कि पहली जो 17 की लोकसभा थी उसमें याकूब कुरैशी जी जो अपने गठबंधन के प्रत्याशियों ने एक बार डिक्लेयर कर दिया गया था और उसके बाद दबाव में आंकड़े बदल के और दूसरे प्रत्याशी को जीत घोषित करा दी। और मुझे लगता है इस बार भी मेरठ लोकसभा में वोट चोरी हुई है और वोट चोरी के कारण ही योगेश वर्मा जी हारे हैं और नकली राम को इन्होंने विजय दिलाई है। तो क्या ये मान लिया जाए कि 2027 के चुनाव का आधार ही आप लोग का वो वोट चोरी होगा? इसी मुद्दे पे लड़ेंगे क्या? देखिए, सबसे जरूरी अहम मुद्दा है, हमें तो लोगों को जागरूक करना है कि आपकी जैसे जेब से पैसा चुरा लिया इन्होंने, 15 लाख का झांसा देके तुम्हारे अपने अकाउंट खुलवा दिए, तुम्हारा नंबर 1 नंबर 2 सब इन्होंने चुरा लिया है। ऐसे ही ये वोट चोरी कर रहे हैं। तो हमें तो जनता को जागरूक करना है, हमें तो उन्हें चेताना है, कहीं आपको ही ना चुरा लेंगे हमसे अब के बार।
तो हमें तो जनता को जागरूक करना, वोट चोरी हमारा सबसे मेन मुद्दा रहेगा और हम चौकस करेंगे कि भैया जाइए ईवीएम को कई बार चेक कीजिए, अपना वोट चेक कीजिए, वीवीपैट से अपनी पर्ची निकाल के रखिए कि अगर कल को कोई कहने लगे तो आप साबित कर सकते हो कि हमारा वोट चोरी हुआ है। ये बीजेपी वाले वोट चोरी करते हैं, तो वोट चोरी के दम पे ही सत्ता में आए हैं। तो विपिन जी वीवीपैट का जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, रिसीविंग तो अब अभी भी दी जाती है और जब से ईवीएम आई है तब से जो रसीद वो दी जा रही, तो विरोध किस चीज का आप लोग का? देखिए विरोध हमारा इस चीज का है जो इन्होंने आंकड़े चेंज किए हैं, जो इन्होंने वोट चेंज किए हैं, जो ये जिंदे को मरा और मरे को जिंदा दिखा रहे हैं। जो हम लोग यहाँ मेरठ लोकसभा जीतने जा रहे थे, 16-18 ईवीएम खुली नहीं है और डीएम साहब ने पहले ही घोषित कर दिया, क्योंकि ये सब प्री प्लान था कि यहाँ पे राम नाम को लड़ाएंगे। राम की इज्जत मान सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन असली राम की आप किसी व्यक्ति विशेष को राम बना दे, ये कुछ नहीं, ये राम का सहारा लेते हैं और वोट चोरी करते हैं, इसीलिए ये सत्ता में। किस राम को आप मानते हैं? फिर हमें ये जरा बता दीजिए, दर्शकों को हमारे बताइए, कैसे राम को मानते हैं? राम तो एक ही है, राम को सब मानते हैं। वाले राम को मानते हैं? देखिए जो तो ये अयोध्या वाले राम है, आप बताइए मुझे। नहीं मिश्रा जी, आपका क्वेश्चन गलत है। हम अयोध्या वाले राम को मानते हैं, हम अयोध्या को मानते हैं। अयोध्या हमारी जननी है, हम जीते हुए हैं अयोध्या से, हमारे सांसद हैं अयोध्या से। यही सुनना चाह रहे हैं, अयोध्या में जो मानते हैं अयोध्या के राम को क्यों नहीं मानते हम, लेकिन नकली राम को नहीं मानते ना। ठीक, नकली राम को नहीं मानते जी। नकली राम और असली राम, अरे हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने कम से कम राम नाम को स्वीकार तो किया। असली और नकली क्या होता है जी? उन्होंने, अरुण गोविल जी ने, सांसद जी ने रामायण के अंदर राम की भूमिका अदा की जी, और उस भूमिका के अंतर्गत आज भी जो जनता है उनको उसमें वही राम का स्वरूप देखती है। ना आपने राम देखे, ना मैंने राम देखे जी। और आज अगर देखा जाए तो हमने जो रामायण देखी उसमें जिस राम के किरदार को देखा, तो हमारे सामने राम के नाम को लेकर जो छवि स्थापित हुई है, वही हम राम मानते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि हमने राम के नाम पर कभी राजनीति नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने कभी राम के नाम पर राजनीति नहीं की। और राजनीति अगर कोई करता है तो विपक्ष के लोग करते हैं, जो राम को बुरा कहकर करते हैं, राम को अपमानित करके कहते हैं। ये तो राम के सत्य को मानने को स्वीकार नहीं है। ये कहते हैं, इन कांग्रेस के नेता कहते हैं कि साहब राम ये एक काल्पनिक नाम है, रामायण काल्पनिक नाम है, ये राम के अस्तित्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं, अयोध्या के अस्तित्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं। राम सेतु जीता जागता प्रमाण है जी। लेकिन तत्कालीन जो सोनिया गांधी थी, उन्होंने स्पष्ट ये बात कही कि भाई राम सेतु एक काल्पनिक है, इसको तोड़ दिया जाए। तो इस तरीके से राम के नाम को अपमानित करते हुए उन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा है जी। लेकिन हमने कभी राम के नाम पर राजनीति नहीं की। हम राजनीति करते हैं, अपने काम के ऊपर करते हैं, सुशासन के ऊपर करते हैं, अपनी नीतियों के ऊपर करते हैं, जनता की सेवा के माध्यम से हम जनता के बीच में जाते हैं और उनसे अपना अधिकार मांगते हैं, उनसे समर्थन की अपील करते हैं। जनता हमें समर्थन देती है, भरपूर समर्थन देती है। सर वो एक आरोप वो लगा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो ये वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है, इसमें कितना दम आप पाते हैं? देखिए साहब, मैं तो एक बात कहूंगा, एक पिक्चर आई थी, आपको भी ध्यान होगा, चोर मचाए शोर। आप समझ लीजिए कि एक बात को, झूठी बात को भी अगर 100 बार तरह तरह से कही जाएगी तो कुछ लोग ऐसे हैं समाज के अंदर जो उसको सत्य मान लेते हैं जी। इसी तरीके से ये, अब चूंकि इनका अस्तित्व नहीं है, इनको विरोध करने का कोई मुद्दा नहीं है इनके पास कोई तथ्य ही नहीं बचे जिनके आधार पर ये सरकार को घेर सके। तो ये नया सगुफा लेकर आए हैं, वोट चोर वोट चोर वोट चोर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वोट चोरी कौन करता है? वोट बनाने का काम किसका है? सरकार का है क्या? वोट बनाने के लिए एक अलग से व्यवस्था है, इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन अपने नियमों के अनुसार वोट बनाने का अधिकार, वोट हटवाने का अधिकार और वोट में नाम जुड़वाने का अधिकार वो सबको देता है। पर्याप्त समय मिलता है, आप चाहें तो वोट हटवा सकते हैं, आप उसकी करिए, मेहनत करिए और उन वोटों को जुड़वाइए जो आपको लगता है कटवा दी गई। मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है, जब मैं अध्यक्ष था तो यहाँ जो इलेक्शन का कार्यालय था, उस कार्यालय से वोटों का काम चल रहा था जी।
और डीएम महोदय से मैंने शिकायत की कि मोहल्ले के मोहल्ले इस इलेक्शन चुनाव कार्यालय ने इधर से उधर गायब कर दिए। जी, मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है कि गंगानगर के मोहल्ले इस्लामाबाद में शिफ्ट कर दिए गए और कितनी भयंकर संख्या में वोटों के अंदर इजाफा हुआ है और वो उसका परिणाम निकल कर आया। तो चुनाव आयोग से गलतियां तो हो सकती हैं ना? गलतियां हो सकती हैं तो आप ठीक करिए ना। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को मौका मिलता है कि वो वही तो कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग गलतियां कर रहा है वो किसी एक पार्टी जो सत्ता दल है उनसे इफेक्टेड होकर गलतियां कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मौका देता है हर एक को। आप चोरी करने का आरोप तो लगा रहे हैं जी। राहुल जी से चुनाव आयोग ने भी कहा, कोर्ट ने भी कहा कि आप प्रमाण दीजिए, तो प्रमाण क्यों नहीं देते? खाली शोर मचाने से क्या फायदा है? आप पब्लिक में खड़े होकर शोर मचाते हैं, वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। ये तो एक ऐसी बात हो गई कि आपने एक शोर मचा दिया पब्लिक में खड़े होकर कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। शेर कहीं आया नहीं। वोट चोरी के प्रमाण आप दीजिए, आप लाइए कि भाई हाँ वोटर लिस्ट निकाल के लाइए कि भाई यहाँ से जरा ये बताइए कि बात बनती है। वोट चोरी के कितने प्रमाण हैं आपके पास? चुनाव आयोग में हलफनामा आप लोग देंगे और जैसा करुणेश जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं वोट चोर, वो कह रहे हैं चोर मचाए शोर। देखिए, हम तो ये चीज कह रहे हैं, पहले तो करुणेश नंदन जी हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी वाले इन पे एक्शन ना कर लें। इन्होंने अपनी डिबेट में एक और चोर वाली बात करी कि हम राम को लेके तो कभी लड़े ही नहीं है। और मैं कहता हूं बीजेपी वालों को तो राम और धर्म के अलावा कोई चरित्र और कुछ है ही नहीं। ये तो लड़ते ही सिर्फ धर्म जात विशेष पे हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, हम राम को लाए हैं, हम फलाने को लाएंगे। इनका तो मुद्दा ही राम को है और माननीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि हम तो राम नाम पे कभी लड़े ही नहीं। इससे बड़ा झूठ कुछ और नहीं हो सकता। और रही बात वोट चोरी की, चोर मचाए शोर, ये तो चोर भी खुद हैं और शोर भी खुद हैं, खुद ही मचाए जा रहे हैं। हमारा 56 इनका, हम राम के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। तो राजनीति इन्होंने कहा है, इस चीज को एक्सेप्ट किया है, इस चीज को। आराध्य हैं और हमारे आराध्य कह चुके हैं, अखिलेश जी भी कह चुके हैं, लेकिन हम उनको राजनीति में नहीं घसीटते। राजनीति उनके सामने का मुद्दा है और ये रहेगा और हम इन्हें साबित करेंगे। और अभी हमने 17,000 एफिडेविट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वोट चोरी के दिए थे और जिसपे इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। और शासन प्रशासन का फायदा उठा के डीएम वगैरह ये अब अपनी नौकरी नहीं कर रहे हैं, इनकी चापलूसी कर रहे हैं और इनके लिए लोकतंत्र के नाम पे वोट तंत्र की स्थापना करी जा रही है और शासन प्रशासन के सहयोग पर वोट चोरी पे बीजेपी सत्ता में आ रही है। ठीक, विपिन जी जरा एक सवाल का जवाब और दीजिए जी। वोट चोरी ना हो इसके लिए कोई तो डायग्राम आपके पास है क्या? डायग्राम है, हमारा कहना है कि बैलेट से करा लीजिए आप, शासन प्रशासन लगा दिए, बैलेट पेपर लूट के उनके ऊपर छापेमारी करके। और कई उदाहरण तो इस तरीके के हैं कि उसके अंदर जितने वोटर नहीं है उस क्षेत्र में आप लगाइए, बैलेट कैसे लूट जाएगा? के अंदर से वोट निकलते हैं पड़े हुए। इस तरीके के भी उदाहरण है। ये कहता है बैलेट पेपर लूटने का खूब उदाहरण है। बैलेट पेपर कि जिस तरीके से नेताओं के नेतृत्व में जत्थे के जत्थे चला करते थे और बैलेट बॉक्स से लूट के ले जाते थे। बैलेट पेपर पर इसीलिए ये लोग जोर मार रहे हैं राजनीति करने के लिए। तो ये बैलेट पेपर चुनाव नहीं होने चाहिए। विपिन जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। भाई इनके पास शासन प्रशासन है, ये लगाए बूथ पे अपनी व्यवस्था करें। क्या समाजवादी वाले इतने दबंग हैं, इतने के शासन प्रशासन के बीच में से डब्बे लूट के ले जाएंगे? ये इनके आरोप निराधार हैं क्योंकि इन्हें कुछ मिलता नहीं है। समाजवादी विकासधारा और समाज की बात करती है, इसीलिए बीजेपी वाले हमसे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और ये हमें घेरने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। बीजेपी वाले डरे हुए हैं साहब, ऐसा है क्या? अब ये इनको लगता है कि भाई हाँ हम डरे हुए हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो ये मानते रहे इस बात को। डरते हैं और ये तो देखिए जो शोर मचाता है, जो कहता है, उसके एक सार्वजनिक सत्य है जी। कि जो चोर होता है उसी के मन में सबसे ज्यादा खटका होता है जी। और वही सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। अब बीजेपी वाले डरे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि कहाँ से डरे हुए हैं। हमें तो खुल के, हम तो सब काम करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, हमारे पूरे कार्यक्रम है, हमारे पूरे साल का एजेंडा बना हुआ है, हम पूरे काम कर रहे हैं, तो कहाँ से हम डरे हुए हैं? और जनता जिसके साथ है वो उसको डरने की आवश्यकता क्या है जी? डरेगा वो जिसके आगे पीछे कोई नहीं होगा। ठीक, करुण जी एक सवाल का जवाब और दीजिए। कानपुर के एक विधायक हैं महेश त्रिवेदी, उनका एक वीडियो वायरल होता है, वो कहते हैं साहब कि हमें तो 10% कमीशन मिल जाता है, कार्यकर्ताओं का क्या?
तो इस बात पे आपका क्या टेक रहेगा? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत विचार है। वो वायरल कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे इसकी सभा में बोला उन्होंने, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। देखिए कैसे व्यक्तिगत विचार हो सकता है, यही तो बीजेपी वालों की सबसे बड़ी चीज है। ये इतनी जल्दी अपनी जबान से और बात से फिसलते हैं। आप ये देखिए कि इनका एक वर्तमान विधायक कानपुर जैसे शहर से और द्विवेदी जी वो कह रहे हैं मंच से कि कार्यकर्ता हताश है, उसे कुछ में कार्यकर्ता को कुछ देता ही नहीं। कार्यकर्ता इनके लिए मेहनत करता है, उसे सिर्फ उपेक्षा मिलती है, उसे तिरस्कार मिलता है, क्योंकि मलाई इनके नेता खाते हैं, विधायक खाते हैं और करोड़ों की निधि में से 10-10% का कमीशन खाते हैं। आप मेरठ की घटना देखिए कि इनके राज्य मंत्री ने अब्दुल्ला रशीद ने सवाल उठाए और वो चोर बने, व्यक्ति के प्रभारी मंत्री आए, उन्होंने ये कहा कि उनमें दम नहीं है। पार्टी के सिद्धांतों को नंदन गर्ग से पूछना चाहता हूं, क्या सोमिंदर तोमर जी सही है या प्रभारी मंत्री धर्मपाल जी सही हैं? ये बताएं। एक मंत्री कहता है कि घोटाला हुआ है, वहां पे हिंदुओं को खरीदने नहीं जा रहे, दूसरा मंत्री कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, आरोप में दम नहीं है। कहीं ना कहीं ये रिश्वत मांगने की, सियासत की और प्रताड़ित करने की समाज को राजनीति है। सर एक मामला तो है, अब्दुल्लापुर रेजिडेंसी का जो मामला आया उसमें ये सवाल उठ रहा था कि साहब जो वो वहाँ पे हिंदुओं को प्लॉट नहीं मिले जा रहे, उनको मकान नहीं मिल रहे। फिर उसके बाद जो मंत्री जी हैं वो कहते हैं साहब कि ऐसा कुछ नहीं है, इन आरोपों में कोई दम नहीं। तो कॉन्ट्रोडिक्शन आपकी पार्टी के नेताओं में हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि एक परिवार के अंदर भी 4 लोग होते हैं जी, तो जरूरी नहीं है कि चारों की विचारधारा, चारों का निर्णय, चारों का निष्कर्ष एक ही हो जाए जी। तो ये अपने अपने इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई इस, अगर उनको लगा कि भाई नहीं हुआ है तो नहीं हुआ होगा, वो कहते हैं हुआ है तो इसकी भाई जांच हो जाएगी, उसमें कहाँ इतनी आपत्ति है। ठीक सर, 2027 में सपा जो है वो पीडीए का ब्रह्मास्त्र लेके आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास पीडीए को टक्कर देने के लिए क्या इंतजाम है? भारतीय जनता पार्टी को किसी के ब्रह्मास्त्र की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ जनता की नेतृत्व करने वाली पार्टी है। 140 करोड़ जनता के विश्वास की पार्टी है। हमें पूरा विश्वास है ये पीडीए लाए या कुछ भी लाए, लेकिन जनता देश की अस्मिता के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए और देश के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है, देगी और आगे भी जिताएगी। ठीक। विपिन जी, भाजपा ये कह रही है कि आप लोग को विकास पसंद नहीं है, जब विकास की बातें होती हैं तो आप उल जलूल बातें करना शुरू कर देते हैं। भाजपा विकास की बात करेगी, आप वो वोट चोरी की बात कर देंगे। भाजपा कहेगी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जवाब दिया, आप कहेंगे साहब हमें डिटेल दिखाओ। तो जो ये आरोप लगते हैं कि आप समाजवादी पार्टी देश के साथ है कि नहीं? देखिए, समाज पार्टी जो है हमेशा वफादार पार्टी रही है और सामाजिकता की पार्टी है, इसका नाम ही समाजवादी पार्टी है। ये तो देश के लिए सर्वोपरि मरने वाली पार्टी है। लेकिन आप ये देखिए कि आपके बीच में क्या रहा, अभी हमारे पूर्व महानगर अध्यक्ष जी ने कहा है कि 140 करोड़ भारतीय, क्योंकि इनके पास आंकड़ा है। ये भी बता सकते हैं कि 27 में हमारी किस सीट आ रही है, कितने से हम जीत रहे हैं। यही तो वोट चोरी का सबसे बड़ा आरोप है। नहीं, हम तो पीडीए के दम पे जीत रहे हैं। पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज समावेश है। ये कह रहे हैं इन्हें पीडीए की जरूरत ही नहीं है, इनके पास तो 140 का आंकड़ा है, इनके पास तो ईवीएम है, इनके पास तो वोट चोरी है। रही बात आपके ऑपरेशन सिंदूर की, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि एक सुनहरा मौका, गोल्डन चांस बीजेपी या इंडिया वालों के सामने था। वो चाहते गुलाम कश्मीर ले सकते थे, वो चाहते थे अपना व्हाट्सएप बांग्लादेश में शेख हसीना को यहां बैठा लिया, उसमें कर सकते थे। वो चाहते थे श्रीलंका को स्थायी कर सकते थे, वो चाहते थे नेपाल वाली घटनाएं बोल सकते थे, लेकिन नहीं, बोलना तो हमें है ही नहीं। हमने अपने जो साथी थे करीब करीब के सबको खो दिया है। सिर्फ हमारे पास एक आंकड़ा है जो हमने बोल दिया, 140 भारतीय, 140 करोड़ भारतीय। सबसे बड़ी तो चोरी यही है। क्या उसमें समाजवादी की, कांग्रेस की और किसी की सहभागिता नहीं है? 140 करोड़ इन्हीं के हैं। अरे हमारे पास 140, जब 140 करोड़ भारतीय की बात कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है ना, क्योंकि ये आंकड़ों की बात करते हैं। वो 140 करोड़ कभी भाजपा हो ही नहीं सकते। तो वही तो वो कह रहे हैं, वो ये लोग अपनी मानसिकता, अपनी बीजेपी की मानसिकता को 140 करोड़ भारतीयों पे सौंपना चाहते हैं। अब आप देखिए, एक तरफ तो ऑपरेशन सिंदूर करते हैं,
उन पर पृथ्वी और अग्नि मिसाइल छोड़ते हैं, और दूसरी तरफ उनके साथ कहते हैं आइए दिल मिलाइए और क्रिकेट मैच खेलिए। हम समाजवादी लोग क्रिकेट मैच का विरोध करते हैं, और जहाँ पे 26 जाने गई हैं उनका बदला लेना चाहिए। विरोध स्वरूप जब उनका पानी बंद हो सकता है तो क्रिकेट मैच भी बंद हो सकता है, और अगर क्रिकेट मैच नहीं बंद करा सकते तो पानी भी आपको खोल देना चाहिए। बिल्कुल, ये करुणा जी बड़ा सवाल है कि जब भारत पाकिस्तान का मैच एशिया कप में हो रहा है तो इसका तो विरोध होना ही चाहिए था। देखिए, ये भारत और पाकिस्तान का जो मैच है ये कोई आज से नहीं हुआ, ये एक लंबे समय से चल रहा है जी। और इस मैच को हम केवल इसलिए खत्म कर दें कि साहब पाकिस्तान से हमारा वो है, पाकिस्तान से हमारा, हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर में आपको सबको जानकारी है कि हमने किसी पाकिस्तानी को हताश नहीं किया जी। हमने किसी जनता को ऊपर हमला नहीं किया। हमने पाकिस्तान के उन सैनिक अड्डों को ध्वस्त किया है, उन शस्त्रागारों को ध्वस्त किया है जहां पर से उसको ताकत प्राप्त होती है। हमने उसकी ताकत के ऊपर उसके जो तमाम हवाई अड्डे हैं उनको नेस्त नाबूद किया, उनको ध्वस्त किया है। सर, तो ये एक ऐसा विषय है कि हम इस ऑपरेशन सिंदूर से पूरे संसार के अंदर जो ख्याति हिंदुस्तान की बढ़ी है, जो स्थिति हिंदुस्तान की बनकर आई है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय छवि के रूप में उनकी सर, सवाल तो इस छवि के लिए सबको गर्व अनुभव करना चाहिए, ना कि इसकी आलोचना। विपिन जी जो कह रहे हैं, विपिन जी यही तो कह रहे हैं, जब खून पानी एक साथ नहीं बह सकता है तो खून और खेल कैसे एक साथ हो सकता है? नहीं, ठीक है, ये अब ये बात हुई है, हो सकता है शीर्ष नेतृत्व इस विषय में निर्णय लेगा कि भाई हमें मैच करना है या नहीं करना, उसमें क्या बात है। एक सवाल और आता है जीएसटी रिफॉर्म को लेकर। जब जीएसटी रिफॉर्म हुआ तो ये कहा गया कि एक अमूलचूल परिवर्तन है, और इसके लिए भी आपका जो सांगठनिक तौर पे आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं जीएसटी रिफॉर्म को लेकर। जीएसटी रिफॉर्म क्यों जरूरी था? जीएसटी रिफॉर्म के आधार पर जो एक नीति बनाई गई जी, उससे जो विभिन्न प्रकार के लगभग 25-30 तरीके के टैक्स कस्टमर को, जनता को देने पड़ते थे, ठीक, उन सबको एक करके एक जनरल सर्विस टैक्स जो है वो गुड सर्विस टैक्स करके इसकी नीति बनाई गई। और हम सब देख रहे हैं कि जब से जीएसटी की पॉलिसी बनी है तब से देश के अंदर करोड़ों करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। और ये सारा राजस्व आज जो इतने विकास कार्य है आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हाईवे बन रहे हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। मेरठ के अंदर रैपिड रेल बन रही है। ये जो करोड़ों करोड़ रुपया इसमें खर्च हो रहा है, इसमें जीएसटी भी एक बहुत बड़ा हमारा सहायक माध्यम है। समाजवादी पार्टी कहती है कि सरकार जो है उन्हीं परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है जिनको सपा ने शुरू किए थे। विपिन जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता देता हूं जीएसटी में इन लोगों ने क्या किया है। इन लोगों ने जो आम व्यक्ति था उसका खून चूस लिया है, उसका 10 बोतल खून पहले निकाल लिया कि हम विकास कर रहे हैं, और अब कह दिया 2 बोतल कम काटेंगे, 8 इस बार निकाल लेंगे। तो जीएसटी इनका एक लपूझन्ना था। जीएसटी से इन्होंने आम आदमी को बिल्कुल व्यथित कर दिया, उसका खून चूस लिया, और पहले उस पर 100% लगा दी, और जब इन्हें लगा कि हमारी अब जमीन दरक रही है, कुछ कर रही है, तो भाई उसे करो 15-20% कम कर देते हैं। कुछ ज्यादा ये जो दास प्रथा है उसका प्रचलन कर रहे हैं कि मजदूर ज्यादा दबा दिया है, ये थोड़ा सा पानी पिला दो, कुछ हो जाएगा, तो ये फिर गधे की तरह हमारा काम करने लगेगा। वो कहते हैं जीएसटी इनके लिए ये है। वो कहते हैं, देखिए, मैं आपको कल की घटना एक बता दूं, रोक के मनीष जी, कि ये इतने डरे हुए हैं बीजेपी वाले कि आप देखिए किसी पेपर में, किसी अखबार में कोई प्रोटोकॉल, कोई दिशा निर्देश लखनऊ से जारी नहीं हुआ। एक इनके पहले कोई अगर सीएम में कोई आते हैं तो हम समझते हैं कि विपक्षी नेताओं को नजरबंद कर दिया जाता था, लेकिन आज की डेट में तो तानाशाही है। कल इनके प्रभारी मंत्री 2 दिन शहर में रहे, वो शहर में रहे और हम अपने घर में रहे, हमारे घरों पे पुलिस पड़ी रही। तो ये इनका डर है, ये नहीं चाहते कोई विरोध सामने निकल के आ जाए। अब तो ये इतने डरने लगे कि कोई इनका संगठन का भी आएगा तो शायद ये हम पे पुलिस या कानून लागू कर देंगे और विपक्ष को घर बैठा देंगे। इनकी सब नीतियां फेल हैं, इस टाइम ये घबराए हुए हैं। जीएसटी इन्होंने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए, थोड़ा सा लाभ पहुंचाने के लिए काम किया है, और युवा आज एक क्रांति की ओर है और क्रांति करेगा और इनका तख्ता पलट करेगा। वो कह रहे हैं साहब कि जब बीजेपी कोई मंत्री आते हैं, आप समाजवादी पार्टी के नेताओं को नजरबंद करने की इतना डर है? ये कोई पहली बार हुआ हो
मैं नहीं समझता। नहीं, कल तो विपिन और चौधरी ये- जी नजर बंद रहे हैं। ये कल भी जो है परसों- शासन कल प्रशासन, परसों नजर बंद रहे हैं वो। ये शासन प्रशासन कहाँ पर, कल तो हमारे साथ ये वहाँ डीएम साहब क्या बैठे थे। नहीं मैं नहीं था, मैं नहीं था। तो फिर आप जब बिलाल मैं नजरबंद था। विपिन जी नजरबंद थे। विपिन जी नजरबंद थे, डीएम क्या कैसे आ गए? नहीं मैं नहीं था ना, विपिन जी नहीं। मैं नहीं था, मैं नजरबंद था सर। परसों से नजरबंद था मैं, सुबह से ये नजरबंद कल 9 बजे तक मैं नहीं कल था। 9 बजे तक थे ना? नहीं, कल रात 9 बजे तक सर। अच्छा, जी तो ये जो है शासन प्रशासन का विषय है, ये उसको पूछना चाहिए कि भाई ये क्यों इस तरीके का किया गया है। तो मेरे संज्ञान में इस तरह का कोई विषय नहीं है। विपिन जी ये कहते थे कि साहब हमें खाली प्रभारी मंत्री से मिलना था और अपनी जो मांगे थी उनको रखना था। तो अगर सरकार का मंत्री हमसे नहीं मिलेगा तो हमारी बात तो आप इस बात को आप प्रजातंत्र को कैसे कह सकते हैं? ऐसा नहीं है, प्रजातंत्र हमेशा रहता है, विरोधियों को भी मिलने दिया जाता है, और कैसे मिलने दिया जाता है इसकी भी हमें अच्छी तरीके से स्मरण है। एक बार हम श्रीमती इंदिरा गांधी मेरठ में आई थी जी, और हम सब लोग उनसे मिलने की इच्छा रखते थे जी। और जब हमको बिल्कुल मना कर दिया गया और हमको जो है वहाँ अम्बेडकर मूर्ति से लेके और इस सर्किट हाउस तक इस तरीके से लठियों से दौड़ा कर मारा है, ये हमारे आज भी कमर पर हमारे उसके लाठी का निशान है। तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये हमारे संज्ञान में नहीं है कि भाई कल क्यों, परसों क्यों बंद किया गया, ये मालूम कर सकते हैं इसको। ठीक, एक सवाल का जवाब सर और दीजिएगा। जीएसटी रिफॉर्म जब इतना जरूरी था तो 8 साल क्यों लगा दिए गए? जब जीएसटी में आप जीएसटी की दरों में जब आपको कमी करनी थी, तो जब आप जीएसटी आया था तो ये कहा गया था कि दूसरी क्रांति आ रही है देश के अंदर। राहुल गांधी ने कहा था कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, राहुल गांधी ने सदन के अंदर कहा था ये ऑन रिकॉर्ड। अब जब जीएसटी रिफॉर्म आप लोग कर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि जब ये इतना रिफॉर्म जरूरी था तो 8 साल का टाइम फ्रेम आपने क्यों लिया? नहीं, इतना टाइम तो देखिए, कोई भी चीज है, कोई भी पॉलिसी आप बनाएंगे तो उसके रिजल्ट आने में कुछ तो टाइम लगता है ना। अब जब ये देखा जा रहा है कि भाई हमें अब जो आवश्यक चीजें हैं, जनता के दैनिक जीवन की जो आवश्यक चीजें हैं उनको ऊपर टैक्स कम कर दिया गया। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। तो महंगाई थी ना, पहले महंगाई थी, इसका मतलब महंगाई थी इसलिए टैक्स कम किया गया। टैक्स कम करने से महंगाई कम हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, हाँ, फिर देखिए महंगाई जो है वो चलती है इंटरनेशनल हिसाब से। ठीक, टैक्स जो है वो हम उसके देखते हुए अब ये जो हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा है, अब इसके टैरिफ के कारण जो स्थिति हमारे व्यापारियों की उनकी हुई, तो उनका कहीं ना कहीं तो समायोजन करना पड़ेगा ना। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने टैक्स कम किया है, और मैं समझता हूं कि इसके पीछे जनता को निश्चित रूप से कुछ ना कुछ राहत अवश्य मिलेगी। दूसरा सर एक चीज़ और सवाल हम आपसे ही पूछना चाहेंगे, फिर हम विपिन जी से इसका टेक लेंगे कि जो भी आवाज़ सदन के अंदर उठाई गई, पहले सरकार उसका विरोध करती रही, फिर सरकार उसको मान लेती, चाहे जीएसटी रिफॉर्म की बात हो, जातिगत जनगणना की बात हो। राहुल गांधी ने सदन में कहा था, अखिलेश यादव ने सदन में कहा था कि हम जातिगत जनगणना करवा के रहेंगे। सरकार ने पहले विरोध किया, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सरकार सडनली कह देती कि हम सब जातिगत जनगणना के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो आपका टेक इसमें चाहेंगे कि सरकार जो है वो जातिगत जनगणना के लिए तैयार हो गई, अब आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो विपक्ष का अपना कर्तव्य है, काम रहा है। हम तो विपक्ष की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे, और ये हमारा दमखम है कि हमसे घबरा के उन्होंने जातीय जनगणना के लिए हाँ की है। और हम इस चीज़ का, सरकार के कदम का स्वागत करते हैं कि जो हमने मांगी उन्होंने मांगी, जातीय जनगणना होनी चाहिए। ठीक, एक सवाल का जवाब विपिन जी और दीजिएगा। जब जातिगत जनगणना के डेटा आपके सामने सब आ जाएंगे तो आपको नहीं लगता है कि देश के अंदर एक विघटनकारी पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी नहीं, आने वाले सिनेरियो में? हमें लगता है जब जातीय जनगणना हो जाएगी, सब आ जाएगी, तो लगता है कि वोट चोरी रुक जाएगी। जातिगत जनगणना से वोट चोरी रुक जी, जाएगी? वोट चोरी रुक जाएगी। जो ये बता देंगे कहीं 10 इतने थे और 20 बना देते हैं, कहीं 20 थे उन्हें 25 बना देते हैं, और जो 25 थे अगर 25 समाजवादी हैं उन्हें 5 बना देते हैं, तो सबसे बढ़िया ये है कि सबके पास जातीय जनगणना का आंकड़ा रहेगा और वही समझ जाएगा ये समाज इतना देता है, इतना देता। तो इससे मैं कह सकता हूँ बिल्कुल वोट चोरी रुक जाएगी। नहीं, अब तो ये लगने लगा कि हर तीसरे शब्द में आप वोट चोरी का प्रयोग करने लगे कि वोट चोरी मतलब आपके ये मास्टर देखिए, की हो गई ये तो मास्टर की है, ये तो इनका ताला खोलेगी, ये तो पता ही अब चला है जनता को। हम तो आपके चैनल के जरिए बार बार कहना चाहते हैं कि जनता चौकस हो जाओ, इनकी वोट चोरी बचाओ, इनके पास वोट चोरी के अलावा कुछ है ही नहीं। करुणेश जी, कोई जवाब आप देना चाहेंगे? देखिए, जातिगत जनगणना के जो डेटा आ जाएंगे कुछ जाएगी दल जो है जी, अब से कुछ साल पहले, यानी जो हमारे प्रधानमंत्री भी रही हैं, वो उन्होंने नारा दिया, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। जी, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे
मोहर लगेगी हाथ पे। यानी इस तरीके का जो नारा देकर सत्ता में आने वाले लोग आज इस नारे को लेकर इस देश को तोड़ना चाहते हैं। इनके सामने विदेशी एजेंडा है और ये विदेशी एजेंटों की तरीके से इस देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जब ये जाति पाति के आधार पर ये राजनीति करना चाहते हैं, हम पूरे समस्त समाज को, समग्र समाज को एक साथ लेकर चलने का हमारा उद्देश्य है। हम जात पाति के ऊपर हम राजनीति नहीं करते। हम तो उस संगठन के मूलभूत संगठन से जुड़े हुए लोग हैं जिसमें आजीवन यही नहीं पता चलता कि मेरा पड़ोसी मित्र वो किस बिरादरी का, किस जाति का है। हमारे कोई किसी की जाति नहीं पूछा करता। तो हम लोग तो इस तरीके से काम करने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम सब भारत माता की संतान हैं। ठीक सर, एक बात का एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जब इतना महत्वपूर्ण है, जब कोई किसी से पूछता नहीं, तो जातिगत जनगणना से क्या होगा फिर? अब ये तो ये बताएंगे ना क्या होगा जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना सरकार कराएगी। जब जातिगत गणना जब जरूरी नहीं थी तो जातिगत जनगणना कराई क्यों? ये जो बार बार कितने समय तक संसदीय कार्यवाही को रोका गया, संसद का समय बर्बाद किया गया, मुद्दों के विकास के मुद्दों पर कोई बात नहीं करता, विकास की योजनाओं के ऊपर कोई बात नहीं करता, ना इनके पास बोलने कुछ है। क्योंकि जब जब इनको सत्ता मिली, जब तक जब इन्होंने सत्ता का भरण किया, तब तब इन्होंने विकास के नाम पर शून्य उपलब्धि इनके पास है। भाई मिश्रा जी, चाहे 7 साल की कांग्रेस की सरकार चाहे कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी विपक्ष में इतना दम है और इन्होंने हमारी जातीय जनगणना की बात इसलिए मानी है कि हम विरोध करते रहे हैं, तो हम इनसे ये भी कहना चाहते हैं कि जो स्मृति ईरानी 500 रुपए पे सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, आज सिलेंडर 1000 रुपए का है, उसे भी कम करा दें। जब पेट्रोल डीजल 60-65 के हुआ करते थे तब वो बैठ जाती थी और सब्जी की माला पहन लेती थी। तो आज तो ना तो किसी को सब्जियां खाने को मिल रही हैं, सिलेंडर कितना महंगा है, पेट्रोल डीजल कहाँ पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जब रुपया डॉलर 55-60 का था उस टाइम पे शोर मचाते थे रुपए की कीमत नहीं, रुपया घट रहा। आज रुपए की हालत कहाँ पे है? तो आज ये क्या करेंगे? तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर विपक्ष के प्रस्ताव और ताकत इन्हें इतनी अच्छी लग रही है तो कन्हैया जी आप ऊपर बात पहुंचाएं और इन्हें भी कम करा दें। हम आपका भी धन्यवाद करेंगे। एक आखिरी सवाल का जवाब विपिन जी और दीजिएगा। पीडीए का फुल फॉर्म जरा हमारे दर्शकों को बताइए। पीडीए का फुल फॉर्म देखिए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ठीक। पीडीए एक हमारी पाठशाला है, इसे हम 2 शब्दों में नहीं बांट सकते। हमारे लिए पंडित भी है, पिछड़ा भी है, दलित भी है, अगड़ा भी है। तो पीडीए पहला क्या है? पीडीए में पहला है पिछड़ा। पंडित नहीं है, पंडित भी है, जब पूछोगे तो पंडित भी है, लेकिन पिछड़ा जो अति पिछड़ा और पिछड़ा है, पहला क्या है? पहला है पिछड़ा। ठीक, फिर क्योंकि पंडित तो अगड़ा है, उस बेचारे को रोटी मिल रही है लेकिन देनी तो भूखे को है पहले। ठीक, हाँ। तो सबसे पहला पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इन तीनों को लेके हम पूरे समाज का सर्जन करेंगे। उसमें जो हमारे अगड़े साथी हैं उनका भी हम सहयोग लेंगे। तो वो है नहीं, आपकी योजना में तो है नहीं कहीं भी। अगर हमारी योजना में है, अगड़ों को तो आपने और पीडीए हमारा मेन आधार रहेगा, मेन मुद्दा रहेगा। जो पिछड़े वोट चोरी के साथ साथ सबसे अहम मुद्दा हमारा पीडीए का, पीडीए को लेकर ही हमारे राष्ट्रीय निर्देश जारी किया है और पीडीए हमारा इलेक्शन का सबसे बड़ा नारा होगा। पीडीए आएगा, समाजवादी को जिताएगा 2027 में, अखिलेश जी को उसके अंदर राजपूत भी होंगे, उसके अंदर हमारे और भी वैश्य वर्ग भी होगा, उसके अंदर ब्राह्मण वर्ग भी होगा, उसके अंदर सारा वर्ग होना चाहिए। क्या ये लोग देश के नागरिक नहीं है? क्यों इन लोगों को अलग छोड़कर आप राजनीति करना चाहते हैं? आपको समस्त समाज की जो इस देश के नागरिक हैं उन सब की राजनीति करनी चाहिए। जो पर्टिकुलर उसमें से चुनकर कि जी पिछड़ों की राजनीति करेंगे, दलित की राजनीति करेंगे, अगड़ों की राजनीति, अल्पसंख्यक की राजनीति करेंगे, क्यों भाई? और लोग इस देश के नागरिक नहीं है। ठीक सर, आखिरी 30 सेकेंड में 2027 के लिए समाजवादी पार्टी का क्या प्लान है? किन मुद्दों को आधार को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, 2027 में हमारा सबसे पहले पीडीए का प्लान है जी, और फिर हमारा युवा नेतृत्व को आगे करने का प्रोग्राम है। फिर हम बूथ स्तर तक जो अपना बीएलए बना रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, वो पुराना है। फिर आप कहोगे भाई वोट चोरी का मुद्दा आ गया, वो भी हमारा एक अहम मुद्दा है। और हम विकास को लेके, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों को लेके, पीडीओ को लेके और युवा वर्ग को लेके, जो युवा वर्ग इस टाइम बदलाव चाहता है, उसके अंदर जो गुब्बार भरा है, उस क्रांति को लेके हम 2027 का मार्ग प्रस्तुत करेंगे और 2027 में सूबे में सरकार बनाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। ठीक। सर,
भारतीय जनता पार्टी 2027 में किन मुद्दों के आश्रय जनता के बीच में जाएगी? आखिरी 30 सेकंड में जरा अपनी बात रख दीजिए दर्शकों के सामने। ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट उद्देश्य है जी। हम अपने सरकार की प्रदेश और केंद्र इन दोनों सरकार की हमारे पास बहुत उपलब्धियां हैं जी। उनको लेकर, विकास कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता के बीच में जो सामंजस्य हमने बनाया है, हमने समस्त समाज की बात की है, समग्र समाज को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व योगी और मोदी जी के शीर्ष नेतृत्व का है, उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और 2027 में बहुत अधिक मतों से, चाहिए कितना ही हमारे ऊपर आरोप लगाते रहे वोट चोरी का, लेकिन इनको पता चल जाएगा कि चोर की एक क्या औकात होती है। तो इसको लेकर हम 2027 में जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता जनार्दन हमको अपने पलकों पर बैठाकर स्वीकार करेगी, हमारा नेतृत्व स्वीकार करेगी, हमारे योगी जी को स्वीकार करेगी, हमारे मोदी जी को स्वीकार करेगी। ठीक, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने न्यूज सर्किल को समय दिया। आने वाले दिनों में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर सियासी सरगर्मियां सदन से लेकर सड़क पर तेज होंगी और इसका प्रभाव 2027 में क्या पड़ेगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले किसी मुद्दे पे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।